हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हमें बहुत अच्छे से कमांड करना है। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से कमांड कर लिया तो आगे के कई चैप्टर्स में आपको इससे हेल्प मिलेगी। आगे आपका एक चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। तो काफी फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वहां एनालॉजी में यूज किए जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, चैप्टर का नाम मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपको एनसीईआरटी में 2 चैप्टर में मिलेगा। पहला चैप्टर आपका एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात करता है, और दूसरा जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम एक अलग चैप्टर के रूप में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट मिलाकर आपका टोटल डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बनता है। तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, एक एक बात को अच्छे से नोट करते चलना है। बच्चों, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यहाँ मीनिंग है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ चार्जेस मूविंग नहीं होंगे। आगे आप जानेंगे जब यही चार्ज मूव करने लगते हैं तो वो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बन जाता है, फिर उसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और भी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मगर वो सब अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। तो अभी आपको ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में हमारा सारा का सारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस पर फोकस रहेगा, यानी चार्ज विल बी एट रेस्ट। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर चार्ज मूव करेगा या बाकी केसेस होंगे तो क्या कंडीशंस बनेंगी। तो मैंने उसको थोड़ा सा भी बता दिया है, हालांकि ये सब आगे के चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। बच्चों, चार्ज जब रेस्ट पर होता है, जैसे इस चैप्टर की बात करी जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ केवल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम आगे डिटेल में और अच्छे से समझेंगे, मगर थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने ग्रेविटेशन के अंदर देखा होगा कि कोई भी मासिव बॉडी अपने आसपास अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। सिमिलरली कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक फील्ड बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि अगर चार्ज रेस्ट पर है इस चैप्टर में तो उसके आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि अगर यही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो अपने आसपास के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और साथ के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा होता है। और जब यही चार्ज एक्सेलरेट करता है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता ही है और साथ के साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे जाके एक पूरे कंप्लीट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तो ये सब चीजें आगे की है, मगर अभी के लिए मैंने आपको बता दिया हमारा एंटायर डिस्कशन फोकस होगा इस बात पर कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हमें सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के बारे में यहाँ पर बात करनी है। अब आगे की बात बच्चों, चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम सिंबल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको समझ सकते हैं। चार्ज वैसे भी आपके लिए एक फेमिलियर सा टर्म है। हो सकता है आपने 9th-10th में चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत सुना हो। चार्ज, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, इनके बारे में भी आपने हो सकता है थोड़ा बहुत सुना हो। तो वही बात मैं यहाँ दोहराने जा रहा हूँ। Charge is the intrinsic property of substance due to which a body produces or experiences electrical effect. किसी भी सब्सटेंस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, एक उसका आंतरिक गुण होता है जिसके चलते कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करती है और एक्सपीरियंस भी करती है। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पैरामीटर है उसी को चार्ज कहा जाता है। तो बस सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, चार्ज की वजह से ही बॉडी अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करती है, एक्सपीरियंस करती है, और यही इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है। दूसरी बात, चार्ज के बारे में छोटी मोटी बात है। सबसे पहली बात, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी है मतलब कोई डायरेक्शन वगैरह का कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी का एक दूसरा मीनिंग ये भी हमें ध्यान रखना है, अगर किसी सिस्टम में नेट चार्ज निकालना होगा तो हम सभी चार्जेस को विद प्रॉपर साइन सिंपली ऐड कर देंगे, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करेंगे ताकि हमें नेट चार्ज वगैरह वहां पता चल जाए। दूसरी बात करते हैं यूनिट की। बच्चों, यूनिट्स बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलाम, इसको इस तरह से सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट कूलाम होती है। सीजीएस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट लिखी जाती है स्टेट कूलाम, या फिर इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के बीच का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
1 कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो आप इसे समझ ही पा रहे होंगे कि कूलाम बड़ी यूनिट है और ESU छोटी यूनिट है सीजीएस सिस्टम के अंदर। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अगर आपसे कभी पूछा जाए तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है बच्चों फैराडे। ध्यान रखना है, फैराडे बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। 1 फैराडे बराबर क्या होता है 96500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम, ये रिलेशन होता है चार्ज के लिए। फिर कभी कभी आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है। चार्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम एबी कूलाम के नाम से जानते हैं, इसको 1 EMU भी कहा जाता है। तो 1 EMU या एबी कूलाम ये बराबर होता है 10 कूलाम। बेसिक से यूनिट्स है, उनके कन्वर्जन से जिनको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो आप कन्वर्ट करते हुए अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूले पर। यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ा है 11th क्लास में, डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकालते हैं। तो वहां आपने देखा होगा हम करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। आगे का एक फॉर्मूला है करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q बराबर आप लिख सकते हैं I इंटू टी। तो Q की डायमेंशन यहाँ से क्या हो जाएगी M0 L0, टाइम की वजह से T1, एंड करंट की यूनिट होती है एम्पियर, उसकी वजह से यहाँ लिखा जाता है A1। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है M0 L0 T1 A1। बच्चों ये तो बात हुई चार्ज, उसके बेसिक मतलब जो यूनिट्स वगैरह है उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब हमारा मेन डिस्कशन ये होगा कि किसी भी बॉडी पे आखिर चार्ज आता है तो कैसे आता है। तो इसी को हमने हेडिंग का नाम दिया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बॉडी पे चार्ज लाने के हमारे पास यहाँ बेसिकली 3 तरीके होंगे। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन और थर्ड होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी पे आखिर चार्ज किस तरह से आता है। हाँ तो बच्चों अभी अभी हमने चार्ज, उसके यूनिट्स के बारे में जाना, चार्ज क्या होता है ये सब हमने अभी डिस्कस किया। अब आगे की बात करते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आखिर किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, मैंने आपको अभी भी बताया उसके हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला मेथड ऑफ चार्जिंग होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा हम डिस्कस करेंगे आगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड हम बात करेंगे आगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी सबसे पहले वाले मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेथड है यहाँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर चार्जिंग बाय रबिंग। बच्चों इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार सर्दियों में जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम अपने हाथों को इस तरह से रब करते हैं, दोनों हथेलियों को इस तरह से रब करते हैं, और ऐसा करने से हमारे हथेलियों को थोड़ी सी गर्माहट मिलती है। क्या साइंस है इसके पीछे, ऐसा करने से क्या होता है? तो बच्चों बहुत सिंपल सा अप्रोच है। जब आप इस तरह से अपनी दोनों हथेलियों को रब करते हैं तो आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं। आप जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं उससे आपको हीट मिलती है और वो हीट आपके हथेलियों को ट्रांसफर होती है, जिससे हमें गर्माहट का एहसास होता है। ऑलमोस्ट इसी तरह की चीज होगी यहाँ, जिसको हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के नाम से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पहले यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। जैसे 2 बॉडीज हैं या 2 स्पेयर आप मान लीजिए, स्पेयर ए स्पेयर बी। स्पेयर ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और स्पेयर बी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है इस पर नेट चार्ज 0 है, मगर इस बात का आप ध्यान रखें किसी बॉडी पर नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर किसी तरह का कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल है नहीं। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब प्रेजेंट होंगे, मगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि बॉडी का टोटल प्रोटॉनिक चार्ज उसके टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से बैलेंस हो रहा है। तो जैसा मैंने दिखा रखा, मान लेते हैं बॉडी ए पर अगर बात करी जाए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो बॉडी ए का नेट चार्ज अगर मैं निकालता हूं तो 10 इलेक्ट्रॉन का कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज होगा -10 ई। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा जाता है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में लिख के भी बात करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है ये ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। और ये शायद आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव में -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसको -e से लिखा जाता है। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव में +e, यानी प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो अगर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज निकालूं तो दैट इज -10e। 10 प्रोटॉन का टोटल प्रोटोनिक चार्ज निकालूं तो दैट इज +10e, और दोनों ऐड करेंगे तो नेट चार्ज बॉडी ए पर आ रहा है 0। यानी बॉडी ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इस समय, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है, मगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोटोनिक चार्ज से बैलेंस हो रहा है। सिमिलरली बॉडी बी की बात कर लेते हैं। बॉडी बी में मान लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। तो 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -11e, 11 प्रोटॉन का चार्ज होगा +11e,
और फिर से हम देख पा रहे हैं कि बॉडी बी पर नेट चार्ज क्या है, 0। और अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल सिस्टम मान लेता हूं तो इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, तो सिस्टम का नेट चार्ज होगा QA प्लस QB, और ये मिलाकर कितना आ रहा है, 0। ये इनिशियल कंडीशन है। हमने दो न्यूट्रल स्फीयर्स यहाँ पे लिए हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फीयर्स की बात कर रहे हैं। अब बच्चों एक अजम्पशन ले लेते हैं, लेट वर्क फंक्शन ऑफ बॉडी ए इज लेस देन दैट ऑफ बॉडी बी। जो स्फीयर ए है उसका वर्क फंक्शन स्फीयर बी से कम मान लेते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, हालांकि इसको आगे हम बहुत डिटेल में जानते हैं कई चैप्टर्स में, मगर अभी के लिए बता देता हूं। आप वर्क फंक्शन को समझ सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉडी। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम यहाँ वर्क फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो मैंने ये कह दिया कि बॉडी ए का जो वर्क फंक्शन है वो बॉडी बी के कंपैरिजन में कम है। अब आप दोनों बॉडीज को आपस में रब करिए। जब आप इनको आपस में रब करेंगे तो रब करने पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा वो हीट की फॉर्म में एनर्जी दोनों बॉडीज को ट्रांसफर होगी। और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, यानी जैसे बॉडी ए का वर्क फंक्शन कम है तो पहले वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। तो मैंने कंडीशन यहाँ दिखा रखी है। मान लेते हैं रबिंग के बाद की सिचुएशन ये रही आपके सामने, आपने दोनों बॉडीज को आपस में रब किया, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन बी से कम था तो मैंने मान लिया ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो ए का एक इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी पे चला गया है। अब बच्चों ए के पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया तो कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अपनी जगह वही रहेंगे, 10 प्रोटॉन। बॉडी बी के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन रहेंगे वही 11 प्रोटॉन के बराबर। अब अगर हम बॉडी ए का नेट चार्ज निकालें तो 9 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज होगा माइनस के 9 ही, और 10 प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज हो जाएगा प्लस के 10 ही, यानी बॉडी ए पर नेट चार्ज आ गया है प्लस ई के बराबर। सिमिलरली अगर आप बॉडी बी पर चार्ज निकालेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस के 12 ही, 11 प्रोटॉन का चार्ज होगा प्लस के 11 ही। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, बॉडी बी पर नेट चार्ज आ जाएगा माइनस ई, जहां ई बराबर है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और अगर अभी फिर से मैं इसको एक सिस्टम मान के सिस्टम का नेट चार्ज निकालूं तो क्यू सिस्टम बराबर होगा QA प्लस QB। बॉडी ए पर नेट चार्ज है आपका प्लस ही और बॉडी बी पर नेट चार्ज है माइनस ही, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो सिस्टम का नेट चार्ज भी क्या निकल के आएगा, 0। बच्चों यहाँ से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले हैं जिनको हमें ध्यान से सुनना और समझना है। सबसे पहली बात, आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जनेस की बात करेंगे। चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। आपने देखा सिस्टम का इनिशियल चार्ज भी 0 था, फाइनल चार्ज भी 0 है। अंदर के अंदर बॉडीज के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है, बट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व या फिर कांस्टेंट। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर ये जानी है कि जिस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, जिस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं उस पर तो आता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। बच्चों ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण नेगेटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तीसरी सबसे बड़ी बात ध्यान से सुने बच्चों, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है दैट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट प्रोटॉन। बच्चों प्रोटॉन्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उससे बाउंड होते हैं। तो आपकी रबिंग से इतनी एनर्जी नहीं मिल सकती कि उससे प्रोटॉन जो है आप न्यूक्लियस से फ्री करा दें। तो इस बात का मैंने देखा कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उन्हें लगता है किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब उसने प्रोटॉन गेन किए। नहीं बच्चों, किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज आता है दैट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब उस बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन्स का ट्रांसफरेंस यहाँ पर नहीं हो सकता है। और एक और छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखें बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने साथ अपने मास को भी लेकर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत थोड़ा सा होता है, आपको पता होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इधर अपना मास लेकर जाएगा। तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ कि जैसे इस वाले डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो मास ऑफ बॉडी ए विल डिक्रीज स्लाइटली एंड मास ऑफ बॉडी बी विल इंक्रीज स्लाइटली। बॉडी बी यानी जिसने नेगेटिव चार्ज गेन किया है बच्चों, उसका मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा। मास क्यों इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उसके साथ उसका मास भी गेन किया है, इसीलिए बॉडी बी का मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा।
बॉडी ए का मास स्लाइटली डिक्रीज क्यों कर रहा है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके साथ उसका मास भी लूज किया है, इसीलिए बॉडी ए का मास यहाँ स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। बच्चों स्लाइटली वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं हम क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो बहुत थोड़ा सा ही फर्क आएगा। अगर ये स्लाइटली वर्ड ना मिले तो आप मान के चलेंगे कि फिर बॉडी का मास जो है अनचेंज रहेगा, क्योंकि इतने से वेरिएशन के लिए हम मास डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर स्लाइटली वर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे मास विल रिमेन अनचेंज। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुने। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज ये वर्ड सुनते हमें कई बार शौक सा लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या नया शब्द आ गया। बच्चों क्वांटाइजेशन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कुछ सर्टेन वैल्यूज ही पा सकती है, हर तरह की वैल्यू उनके लिए गेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या है इस क्वांटाइजेशन का मतलब, मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले आपको इसके डेफिनेशन यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन रूल का मतलब होता है कि द ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट स्टेप्स और इंटीग्रल फॉर्म। बॉडीज में जो चार्ज का ट्रांसफरेंस होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है, एक फिक्स वैल्यू के प्रोपोर्शन में वो चार्ज आपका ट्रांसफर होता है। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि दैट इज चार्ज ओवर अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज के मल्टीपल में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में चार्ज होता है। ये तो बात हुई बच्चों डेफिनेशन की। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी क्लासरूम की स्ट्रेंथ पूछी जाए हमसे, मुझसे किसी ने पूछा बताइए आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, एंड सपोज मैं कुछ भी उसमें एक आंसर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, 72 स्टूडेंट्स हैं, 75 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की बात मैं बोल रहा हूँ तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैंने मान लीजिए किसी से कह दिया कि क्लास के अंदर 72.7 बच्चे हैं, तो वो अगला व्यक्ति शॉक में आ जाएगा, भाई ये स्ट्रेंथ कैसे पॉसिबल है। आप खुद बताइए किसी क्लास में क्या 72.7 बच्चे बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते। 0.7 स्टूडेंट कैसे हो सकता है? तो कुल मिला के किसी भी क्लासरूम की स्ट्रेंथ भी क्वांटाइज होती है और ये एक इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में बढ़ती जाती है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है मिनिमम एक स्टूडेंट। जैसे मॉर्निंग में कभी आपने देखा होगा, आप लोग क्लास में एंटर करते हैं तो क्लास की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है? एक बच्चा आया, फिर हो सकता है 2 आए, फिर 3 आए, फिर 5 एक साथ आ गए, 8 आ गए, 10 आ गए, कैसे भी इस तरह से बढ़ती जाएगी स्ट्रेंथ। पर कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि पहले एक बच्चा आ गया, फिर 2.5 बच्चे आ गए, फिर 7.9 बच्चे आ गए, इस तरह की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज बढ़ता है वो भी इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ता है, और वो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है जिसके मल्टीपल में ये बढ़ता है उसको क्वांटा कहा जाता है। अब मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से यहाँ समझा देता हूँ। अगर यहाँ से क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले की बात करी जाए तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N प्लस माइनस E। Q इक्वल टू N प्लस माइनस E वेयर N इज द इंटीजर एंड N इज ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। यहाँ पर ये जो N होता है बच्चों ये हमेशा इंटीजर होगा, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, और साथ के साथ ये N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड को। अब मैं आपको यहीं पे इस चीज को इस एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी अभी आपने देखा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उस पर माइनस ई का चार्ज आया, इधर कितना आया? प्लस ई का चार्ज। अब आप जो कैलकुलेशन आपने यहाँ करी है वैसे करके देखिए, अगर एक की जगह यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं बच्चों? 13 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इस पर नेट चार्ज आएगा -2e। करके देखें, माइनस के 13e प्लस के 11e, तो नेट चार्ज कितना आया? -2e। सिमिलरली अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस के 8e और प्लस के 10e अगर आप करते तो इस पर चार्ज आता +2e। यानी एक इलेक्ट्रॉन गया तो -e प्लस e, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो -2e प्लस 2e, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर -3, इस पर +3। तो आप बताओ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n चले गए, n इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर चले गए तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आएगा? -ne, और इस बॉडी पे चार्ज कितना आ जाएगा? +ne के बराबर। यही बात मैंने लिखी है, Q बराबर n प्लस माइनस e। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो आप Q बराबर n इंटू प्लस ई करेंगे,
एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो आप चार्ज निकालने के लिए एन इंटू माइनस ई करेंगे, और यहाँ एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड। बात एक ही है, इधर से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उधर दूसरी बॉडी ने उतने ही इलेक्ट्रॉन रिसीव किए होंगे। तो अब आप एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहली बात ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की? नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू होगी या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन n की वैल्यू यहाँ फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से 1.5 इलेक्ट्रॉन चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से 2.7 इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वांटाइजेशन रूल के अंदर n की वैल्यू हमेशा हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। फ्रैक्शन में ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अच्छा बच्चों, अब क्वांटा की बात करते हैं। आपने देखा था ये दोनों स्फीयर पहले अनचार्ज थे। किसी भी बॉडी पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए, न्यूट्रल बॉडी पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे? तो जवाब होगा कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो बॉडी पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस माइनस ई। तो अगर यहाँ n की वैल्यू 1 रख दें तो ये जो प्लस माइनस ई है, दिस इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब है दिस इज द मिनिमम चार्ज पॉसिबल ओवर अ बॉडी। किसी भी बॉडी पर प्लस माइनस ई से कम का चार्ज पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे 0.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो किसी भी बॉडी पर मैग्नीट्यूड में अगर बात करूं तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, ई के बराबर, जहां ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन रूल को हमें क्लियर रखना है। आप ये भी समझ गए होंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट स्टेप्स का मतलब क्या है। जैसे ट्रांसफरेंस चालू हुआ तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस माइनस ई, फिर 2 तो प्लस माइनस 2 ई, फिर 3 तो प्लस माइनस 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज डिस्क्रीट स्टेप्स में हो रहा है, इंटीग्रल फॉर्म में हो रहा है, एक मिनिमम क्वांटा के मल्टीपल में हो रहा है, और इसी को क्वांटाइजेशन का नाम दिया जाता है। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, Q बराबर n प्लस माइनस ई। n यहाँ पर इंटीजर होगा पहली बात, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दूसरी बात, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उसके लिए लिखेंगे Q बराबर n इंटू प्लस ई, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उसके लिए लिखेंगे Q इक्वल टू n इंटू माइनस ई। क्योंकि हम ये जान चुके हैं बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।